Good morning, students. Once again, I, Gitanjali, your biology teacher, is back with you to discuss the chapter, our next chapter, which is the molecular basis of inheritance. So, we will be discussing today our new chapter, molecular basis of inheritance. Since class 9th, you people are studying in biology that we human beings give birth to the human babies. Dogs, they give birth to puppies which eventually grow into dogs. Cats give birth to kittens which eventually grow into a cat. So, how is this all controlled? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो एनिमल है वो जो बर्थ देता है जिस भी यंग वन को वो वापस से उसी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है? वेल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. हमने पढ़ा है कि डीएनए होता है सेल के अंदर. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. डीएनए क्या है? इट इज़ द करेंसी ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज़ द करेंसी ऑफ इनहेरिटेंस. अब बेटा, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं. क्या होते हैं? डीएनए कैरीज genes. What are genes? These are the units of inheritance. These are the units of inheritance. देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं, जो है वेरिएशन और दूसरी है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है? सिमिलर ट्रेड्स का पेरेंट से फिलियल या प्रोजेनी जिसको आप बोलते हो, बेबीज जिसको बोलते हो, उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होना क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा. वेयर एज व्हाट इज वेरिएशन? इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस among the traits that are forwarded from the parent to the next generation. तो बेटा, जब डीएनए की बात करते हैं हम, तो डीएनए क्या है? डीएनए में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स के तौर पे. क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं. ये जीन्स क्या है? ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स और टू गैमेट्स. यानी कि दो गैमेट्स, दो डीएनए फ्यूज करेंगे, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए फ्यूज करेंगे टू फॉर्म टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब ये जब अलग अलग पेरेंट्स से जो डीएनए आया है, इसकी वजह से इनहेरिटेंस होगा. यानी कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? These are the traits transferred from parents to next generation or progeny. ठीक है. And what about variation? This is the degree of difference between the parent and progeny in various traits. जो ट्रेड्स ट्रांसफर हुए हैं उसके अंदर कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है, वो हमें किससे पता लगता है? वो हमें पता लगता है वेरिएशंस को स्टडी करने से. देखिए, ये सब मटेरियल जिनको हम इतनी आसानी से मैं आपको कन्वे कर पा रही हूँ, बेटा इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं. ठीक है. इस पूरी फील्ड को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ
Genetics is the branch of biology that leads with that deals with the study of inheritance. ओके, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ेंगे हम? जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हमें पता है कि कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑफ कोर्स दे आर डीएनए एंड आरएनए। मॉलिक्यूल्स of inheritance are DNA, RNA. जनरली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर हमें उनके अंदर डीएनए देखने को मिलता है और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें आरएनए देखने को मिलता है। डीएनए की फुल फॉर्म बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है बेटा, इधर से क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, और इट कैन बी आस्क्ड हाउ इज डीएनए डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। तो इसके बारे में कुछ जनरल आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आप मेंशन कर दीजिए इस क्वेश्चन को। इट इज टू बी मेंशन्ड इन योर फेयर नोट्स। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे बेटा? मैंने बताया कि जितना भी इंफॉर्मेशन, मैं जितने भी स्टेटमेंट्स आज बोल रही हूँ, आप जो चीज़ें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो नाइन्थ क्लास से अपनी बायो के अंदर, इन सभी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, इस लेवल पे इनको जनरलाइज करने के लिए बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हुए तो कोई ना कोई साइंटिस्ट रहा होगा इसके पीछे। तो डीएनए की स्टडी के पीछे जो मेजर हम नाम लेते हैं वो किसका आता है बेटा? द ग्रेट साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, these were the two scientists who were awarded Nobel Prize in 1960s. Please check the year. Okay, Watson and Crick were the two scientists who were awarded Nobel Prize for their discovery of the structure of DNA in 1960s. तो देखो, इन्होंने तो ये बताया ना कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल यानी कि स्टेयरकेस काइंड ऑफ। तो इसमें स्ट्रक्चर, इन दोनों ने तो स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की। ये जेन्युइनली किसने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, या किस तरह से हमारे जो है इनहेरिटेंस या बाकी की जो भी थ्योरीज इनहेरिटेंस से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी वेरिएशंस आ रही हैं, इनहेरिटेंस आ रही है, उसके रिगार्डिंग जो लॉज दिए थे वो किसने दिए थे? दे वर गिवन बाय ग्रीगर मेंडल। He gave the laws of inheritance. ठीक है, तो दो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ याद रखने के लिए। वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ग्रीगर मेंडल ने दिए थे लॉज इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अब देखो,
ये जो बेटा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ये बी डीएनए का होता है, बीटा डीएनए जिसको बोलते हैं। डीएनए अलग अलग कंडीशंस में, पीएच में अलग, पीएच में अलग, टेम्परेचर पे अलग अलग तरह की शेप लेता है। इन्होंने बीटा हेलिकल, बीटा डीएनए जो था या बी डीएनए जो था, इसकी स्ट्रक्चर की खोज की, और यही वो मेन डीएनए है जिसको आप थ्रू आउट योर लाइफ पढ़ोगे until and unless you specialize in certain different kind of DNA। जैसे कि और क्या क्या डीएनए है, जी डीएनए है हमारे पास, ए डीएनए है, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास अलग अलग तरह के डीएनए अवेलेबल हैं, लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए को स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उसको जो है जनरलाइज करके उसको सभी के सामने प्रेजेंट किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1960 में। अब देखिए, ये जो स्टडी हुई थी, डिस्कवरी जो हुई थी डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये किस तरह से की गई, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई जानता है, ठीक है। आपको एक स्टेप आगे जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर किया गया। सो इट वाज डन बाय यूजिंग द टेक्निक क्रिस्टलोग्राफी। इट वाज डन बाय यूजिंग द टेक्निक क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। हार्ड एक्सरेज को बाउंस करवाया गया डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, और फिर जो रिफ्रैक्शन हुई उसको जो है स्टडी किया गया। अलग अलग तरह के सेंसर्स ने उसको रिसीव किया और उसको जो भी सिग्नल्स जनरेट हुए उसको कंप्यूटराइज करके स्टडी किया गया, और इवेंचुअली डीएनए का स्ट्रक्चर, बीटा डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता लगा। ये चीज़, ये पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है इसका पूरा नाम। जब आप बीएससी में आओगे, एमएससी में आओगे, तो आप इन टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। इट वाज जस्ट यू कैन से जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस टेक्निक, और ये मेनली क्रिस्टल्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं ग्रेगर मेंडल की। मेंडल ने दिए हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इन्होंने ये लॉज किस बिहाफ पे दिए, कैसे दिए, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब बात करते हैं ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की, जिनको करने के बाद, कंडक्ट करने के बाद मेंडल ने हमें 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी। बट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो पहली बार किस पे किए थे, पी प्लांट पे। इट इज साइंटिफिकली नोन एज पिजियम सेटाइवम। ओके, इस पे क्यों किया, क्योंकि इजी टू ग्रो है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि आसानी से जल्दी जल्दी मल्टीपल जनरेशन्स को ये एक थोड़े से टाइम स्पेन के अंदर ग्रो करवा सकता है। देन फाइनेंशियली जो है फिजिबल, फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि मेंडल को ऐसा प्लांट चाहिए था जिसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हों और उसको वो स्टडी कर सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, लिमिटेड स्पेस में इसको ग्रो किया जा सकता है, कैन बी ग्रोन इन लिमिटेड स्पेस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पी प्लांट को मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और उनके अंदर
जैसे कि आप हाइट को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ओके, फ्लावर कलर। इस तरह से करके अलग अलग 7 कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान स्टडी किया। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की खास बात क्या थी कि बेटा उस टाइम तक बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सिंपली बायो रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते थे एंड इट वाज ऑल ओवर फाइन। मेंडल जो है अपने बायोलॉजी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को डिफरेंस कैसे मिला, यानी कि इसको वैल्यू क्यों दी गई। सबसे पहली बात, सैंपल साइज बहुत बड़ा था। सबसे पहली बात, सैंपल साइज बहुत बड़ा था जो उसने ऑब्जर्वेशंस ली। दूसरी बात, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकल लॉजिक लगा के प्रूव किया था। बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पे वर कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकली एंड मैथमेटिकल लॉजिक के साथ उन्होंने अपने डाटा को जो है ट्रीट किया था, ठीक, प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाली थी, परसेंटेज निकाली, रेशियोज निकाले, जिसकी वजह से मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट था उसकी वैल्यू ज़्यादा रही बाकी के जो बायोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे, ठीक है। तो ये आज एक बेसिक इंट्रो था हमारे चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे लेके चलेंगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ ये एक ईगल्स व्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अच्छा, अब इस चैप्टर को छोड़िए, आज तक आपके जितने चैप्टर्स हुए हैं आप उन सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। आने वाले वीक में किसी भी दिन आपके अब तक के कवर्ड सिलेबस पोर्शन का टेस्ट हो सकता है और 50 मार्क्स, एंड ऑल्सो यू विल बी सबमिटिंग मी योर होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क बिफोर संडे, ओके। आप या तो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, अदरवाइज यू विल बी सेंडिंग योर हॉलीडेज होमवर्क टू माय ईमेल। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय ईमेल आईडी विद यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। सो फॉर नाउ इट्स ओवर, टेक केयर, डू वेल, थैंक यू।